हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी। आयरनी जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आयरनी क्या होती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। यानी कि आयरनी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो हम बोलना चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी से जो हम कहना चाहते हैं वो हम उससे उल्टे शब्दों में कहते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे समझ भी जाता है। यानी कि एक तरह से टॉन्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं आयरनी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल को देखते हैं जिससे आपको अच्छे से इसकी मीनिंग समझ में आएगी। बाद में आगे हम देखेंगे कि आयरनी कितने टाइप की होती है। जैसे अ ड्राइवर हुज लाइसेंस वाज कॉन्फिस्केटेड बाय अ ट्रैफिक ऑफिसर, मतलब कि जैसे कोई ड्राइवर है जिसका जो लाइसेंस है वो किसी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। यानी कि जब्त कर लिया गया, लाइसेंस ले लिया गया है। तो वो उस पुलिस वाले से एक टॉन्ट मारते हुए कह सकता है कि थैंक यू ऑफिसर, धन्यवाद ऑफिसर, नाउ दैट यू हैव माई लाइसेंस, अब आपके पास मेरा लाइसेंस है, आई कांट ड्राइव, अब मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि आपने मेरा लाइसेंस ले लिया तो क्या कर लिया, क्या मैं अब बाइक नहीं चला पाऊंगा। तो मतलब हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन शब्दों का इस्तेमाल कुछ और करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आयरनी। अब हम बात करते हैं कि आयरनी कितने टाइप की होती है। तो जो आयरनी है वो 3 टाइप की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। पहली होती है ड्रामेटिक आयरनी, दूसरी होती है सिचुएशनल आयरनी और तीसरी होती है वर्बल आयरनी। तो इन तीनों को ही डिटेल में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामेटिक आयरनी की। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। ड्रामेटिक आयरनी इज अ सिचुएशन इन विच द ऑडियंस और रीडर हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स देन द कैरेक्टर इन अ स्टोरी डू। मतलब ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई ऑडियंस या कोई जो रीडर है जो किसी नॉवल को या कोई प्ले है उसको पढ़ रहा है, तो उसको क्या होती है कि आगे क्या घटित होने वाला है या क्या हो रहा है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जबकि जो उसके अंदर के कैरेक्टर होते हैं वो नहीं जानते हैं। जैसे मतलब ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डोंट। मतलब ड्रामेटिक आयरनी वैसी सिचुएशन होती है जब जो देखने वाला होता है वो अंदर की जो घटनाएं हैं उनको जो उसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं उनसे ज्यादा जानता है। यानी कि आगे क्या होगा या दूसरे कैरेक्टर के मन में किसी दूसरे कैरेक्टर के विषय में क्या चल रहा है उसको दर्शक पहले से ही जब जान जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। जैसे कि जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर ने अपने प्ले जो हैमलेट है उसमें ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया है। जब हैमलेट वांट टू नो वेदर हिज अंकल किल्ड हिज फादर और नॉट, मतलब जब हैमलेट के पिता की मृत्यु हो जाती है और वो जानना चाहता है कि उसके जो चाचा हैं उन्होंने उसके पिता को मारा है कि नहीं मारा है, तो वो क्या करता है, दिस इन्वॉल्व्स अ प्ले विद इन अ प्ले। तो वो एक प्ले रखता है, यानी कि झूठा मूठा एक प्ले रखवाता है जिससे वो ये पता करना चाहता है। मतलब वैसे ही जैसे मतलब जो उसमें घोस्ट होता है, घोस्ट ने उसको बताया था कि मतलब इस तरह से तुम्हारे चाचा ने मेरा मर्डर किया है, तो वो ये जानना चाहता था कि सच में ऐसा किया है, तो वो एक प्ले रखवाता है उसी तरह का। जैसे जैसे उस घोस्ट ने उसको सारी बातें बताई थी वही वाली सिचुएशन वो सारी उस प्ले में दोबारा करवाता है। और वो ये जानना चाहता है कि ये सारी चीजें जब दोबारा से मेरे अंकल के सामने होंगी तो उनको क्या याद आएगा कि नहीं आएगा कि उन्होंने मेरे पिता को कैसे मारा था। तो मतलब ये चीज जो है जो उसके चाचा तो नहीं जानते हैं लेकिन जो पब्लिक है या जो उसको देखने वाली ऑडियंस है उनको ये पहले से ही पता है कि जो हेमलेट है वो क्यों ये प्ले को करवा रहा है। वेयर द प्लेयर्स विल एक्ट आउट द मर्डर एज हेमलेट बिलीव्ड इट। यानी कि उसमें जो प्लेयर्स हैं जो ये प्ले कराया जा रहा है उसके जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेंगे जैसा कि जो हेमलेट है उसने मतलब हेमलेट को जैसा यकीन है कि उसके चाचा ने उसके पिताजी को इस तरह से मारा होगा। तो यहाँ पर जो हेमलेट है वो कहता है कि द प्लेस इज द थिंग, यानी कि प्ले ही एक ऐसी चीज है वेयर इन आई विल कैच, जहां पर मैं अपने चाचा का जो अंतरात्मा है उसको पहचान सकता हूँ कि उन्होंने वो काम किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो किंग क्लाउडियस की, जो कि उसके चाचा हैं, तो वो मतलब क्या है, वो नॉट प्रिवी टू दिस प्लॉट, यानी कि वो इस चीज को नहीं जानते हैं कि जो हेमलेट है उसने वो प्ले अरेंज क्यों किया है। द ऑडियंस वेट्स इन सस्पेंस टू सी हाउ हेमलेट्स प्लान विल प्ले आउट। और ऑडियंस को ये चीज पहले से पता है, अब ऑडियंस सिर्फ उसको ये जानने के लिए उसको देख रही है कि अब उसका जो प्लान है जो उसने बनाया है सच जानने के लिए वो कैसे काम करता है। तो ये होती है ड्रामेटिक आयरनी, जिसमें जो ऑडियंस होती है वो उसके अंदर के जो पात्र होते हैं उनसे ज्यादा कहानी को जानती है। तो ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। इसी तरह की एक और जो ड्रामेटिक आयरनी है वो विलियम शेक्सपियर ने
हमने अपने दूसरे प्ले जो कि है मैकबेथ उसमें भी यूज की है। जैसे इन द ब्लो लाइन्स, नीचे जो लाइनें हम अभी देखेंगे उसमें वी सी किंग डंकन, जो उसके राजा हैं किंग डंकन, वो अपना विश्वास यानी कि हिज एब्सोल्यूट ट्रस्ट ओवर मैकबेथ हु वुड किल हिम, यानी कि जो मैकबेथ होता है वो राजा को मारने वाला होता है, लेकिन जो राजा डंकन होते हैं वो उसमें अपना पूरा विश्वास जताते हैं, जबकि मतलब राजा डंकन को नहीं पता होता है कि ये मुझे मारने वाला है, जबकि जो ऑडियंस होती है वो जानती है कि ये मतलब फालतू का इस पे विश्वास दिखा रहे हैं, जबकि ये थोड़ी देर में तो इनका मर्डर करने ही वाला है। तो जो किंग डंकन है वो कहते हैं कि ही वॉज अ जेंटलमैन, वो जेंटलमैन है whom I built an absolute trust, जिसपे मैं सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता हूं। तो ये मतलब ड्रामेटिक आयरनी की सिचुएशन है जिसमें दर्शक जानते हैं कि ये हैमलेट इतना मैकबेथ यकीन करने लायक नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में क्या करने वाला है, जो किंग डंकन है उनका मर्डर करने वाला है, जबकि जो किंग डंकन है वो इस चीज को नहीं जानते। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे बोलते हैं हम ड्रामेटिक आयरनी। अब बात करते हैं हम सिचुएशनल आयरनी की। सिचुएशनल आयरनी को जानने से पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सिचुएशनल आयरनी इज व्हेन the outcome is the opposite or completely different from what was expected, यानी सिचुएशनल आयरनी तब होती है जब जो किसी का आउटकम निकल के आता है, जो परिणाम निकल के आता है वो ऐसा निकल के आए जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। यानी कि आप जैसे कोई मूवी या कोई नाटक या कुछ भी पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपको ये उम्मीद ना हो कि आगे क्या हो जाएगा, और आप कुछ और सोच के बैठे हैं कि शायद ऐसा होगा और अचानक से हो कुछ और जाता है, तो उसे बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी इन्वॉल्व्स द रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन नॉट मैचिंग विद योर एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उनसे वो रिजल्ट जो होता है वो मैच नहीं करता है। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो भी हम विलियम शेक्सपियर का ही देखेंगे। तो इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट, जो रोमियो और जूलियट शेक्सपियर का प्ले है उसमें यू कैन सी अ ग्रेट यूज ऑफ सिचुएशनल आयरनी, यानी कि इसमें जो शेक्सपियर है उन्होंने सिचुएशनल आयरनी का यूज किया है। कौन से सीन में? तो वेयर रोमियो फाइंड जूलियट लाइंग एज इफ डेड एंड सो किल्स हिमसेल्फ, मतलब जब वो देखता है, मतलब रोमियो देखता है कि जो जूलियट है वो लेटी हुई है और उसे ये लगता है कि ये मर गई है, जबकि जो जूलियट होती है वो नींद की गोलियां खा के बेहोश हुई होती है और वो सोचता है कि ये मर गई है और मरा हुआ सोच के उसको खुद भी मार लेता। तो ऐसा मतलब दर्शकों ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि दर्शक तो ये बात जानते थे ना कि उसने सिर्फ नींद की गोलियां खाई हुई हैं, जबकि वो नहीं जानता था और उसने ये सोच के कि वो मर गई है अपने आप को भी मार लिया था। यानी कि मतलब जो दर्शक थे उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। वो यहीं पर कहता है कि ओ माई लव, ओ माई वाइफ, डेथ दैट नेथ सक्ड द हनी ऑफ दाई ब्रेथ, यानी कि उसने तुम्हारी जो सांसें हैं उनको छीन लिया है, लेकिन वो अभी तक तुम्हारी ब्यूटी पे कोई भी असर नहीं दिखा पाई है। ये लाइनें बोलते हुए वो क्या करता है, अपने आप को मार लेता है। उसके बाद जो जूलियट होती है, जब उसको होश आता है कि जब वो जागती है, वो देखती है कि जो रोमियो है उसने अपने आप को मार लिया है, और ये देखते हुए वो खुद को मार लेती है। यानी कि ये जो एंड था या जो ये सिचुएशन थी, ये जो दर्शकों की एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। अब बात करते हैं हम आखिरी वर्बल आयरनी की। वर्बल आयरनी क्या होती है? तो वर्बल आयरनी एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट समवन सेज एंड व्हाट समवन एक्चुअली मीन्स, यानी कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जो व्यक्ति कहना चाहता है वो उसके उल्टा ही बोल रहा होता है। मतलब वही जो हमने पहले शुरुआत में देखा, तो ये वही है कि जो इंसान कहना चाहता है उसके जस्ट अपोजिट बोलता है, यहाँ पे मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो जैसे कि जो इसमें भी हम शेक्सपियर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, जो क्लाउडियस है उसके चाचा, जब मतलब जो हैमलेट होता है अपने पिता की मृत्यु से काफी दुखी और मतलब काफी परेशान सा रहता है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ अजीब सा पागलों जैसा बिहेव करता है। तो इसी पे मतलब जो क्लाउडियस है उसकी हालत देखते हुए कहता है हाउ इज दैट द क्लाउड स्टिल हैंग ऑन यू, कि मतलब तुम पर उदासी के बादल क्या है, अभी भी छाए हुए हैं, मतलब तुम पे अभी भी उस जो घटना घटित हो गई है उसका प्रभाव अभी तक दिख रहा है। तो वो ऐसे क्लाउड स्टिल हैंग ऑन की बादल तुम पे छाए हुए हैं इस तरह से बोलता है। तो यहीं पर जो हैमलेट है वो कहना तो कुछ और चाहता है, मतलब कह तो अपनी बात कुछ और रहा है, लेकिन वो कहता किन शब्दों में है? तो इन हिज रिस्पॉन्स जो हैमलेट है वो कहता है कि नॉट सो माई लॉर्ड, आई एम टू मच इन द सन, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा सूरज में या बहुत ज्यादा धूप में रहता हूं। मतलब वो कहना तो ये चाह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब लेकिन उसके मन में जो चल रहा है वो अलग है। तो वो जो उसको जवाब दे रहा है क्लाउडियस को, वो यही दे रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बादल वादल नहीं है मेरे सर पे, मैं तो क्या हूँ काफी ज्यादा सन में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो लाइन कही जाती है उसका मीनिंग कुछ और ही होता है, ये एकदम से कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं। तो ये थी आयरनी जो कि आज के वीडियो में हमने देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों टाइप की जो आयरनी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसी तरह से और भी फिगर ऑफ स्पीच मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।